बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। दुनिया को बचाने का आखिरी मौका। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक्सपर्ट्स ने किया खबरदार। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के रास्तों पर गौर। न्यूक्लियर डील की बहाली के लिए यूरोपीय मुल्कों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने किया ऐलान। ईरान ने कहा संजीदा हैं तो बाइडेन समझौते में दोबारा शामिल होने का हुक्म जारी करें। लेबनान बहरान पर हिजबुल्लाह और सऊदी अरब में तकरार। मुजाहिमती तंजीम ने कहा MBS को मारीब हाथ से निकलने का डर सता रहा है। सऊदी अरब ने कहा हिजबुल्लाह लेबनान का असल मसला है। शाह सलमान ने की कुवैत और बहरीन के हुक्मरानों से बातचीत। इथियोपिया के तिग्रे में अलहदगी पसंदों ने अहम शहर पर कब्जा कर लिया। बरतानिया और फ्रांस में समंदरी हुदूद पर तनाज़ा। लंदन ने पेरिस को दिया 48 घंटों का अल्टीमेटम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला करने वाले हुकूमत के शिकंजे में। त्रिपुरा में हमला आवर आजाद। मुसलमान खौफ के साए में। पटना सिलसिलावार धमाकों के केस में 4 को सजाए मौत, 2 को उम्र कैद। NIA अदालत का फैसला। मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में माहौलियात के बारे में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कई दिन तक जारी रहने वाली इस मीटिंग के मौके पर मोदी ने आलमी लीडर से मुलाकातें भी की। इस मौके पर मोदी ने कहा कि वो माहौलियाती तब्दीली के मसले को हल करने के लिए आलमी लीडर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में इंडिया की कोशिशों को पेश किया। मोदी ने ग्लासगो में इंडियन कम्युनिटी के अरकान से भी खिताब किया। ये कॉन्फ्रेंस, जिसे COP26 समिट का नाम दिया गया है, 12 नवंबर तक जारी रहेगी। इस मीटिंग के दौरान माहौलियाती तब्दीली के मसले से निमटने के तरीक़ों पर गौर किया जा रहा है। इसमें 120 मुल्कों के लीडर्स हिस्सा ले रहे हैं। इसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 का नाम दिया गया है। ये इस तरह की 26वीं कॉन्फ्रेंस है। आलमी लीडर्स के सामने सबसे अहम मसला यह है कि बड़े सनती मुल्क अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं। G20 के रुकन मुल्क 2050 तक कार्बन एमिशंस को कम करने का वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। इस मसले पर बाज़ मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात हैं। ग्लासगो में होने वाली छोटी कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि दुनिया को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। COP26 कॉन्फ्रेंस में शरीक मुल्कों के लीडर्स से कहा गया कि वो क्लाइमेट चेंज के मसले से निमटने के लिए सख्त कदम उठाएं और संजीदगी का मुजाहरा करें। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर दुनिया को इस मसले के ख़तरों के ताल्लुक़ से ख़बरदार किया। उन्होंने कहा कि आलमी लीडर्स को ग्लोबल वार्मिंग के अमल को सुस्त करने के लिए फ़ौरी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये समिट उनके लिए काफ़ी अहमियत रखता है। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया का एक संगीन मसला है जिसकी वजह से मौसमों के मिजाज बदल गए हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह बाज़ मुल्कों की तरफ से हद से ज़्यादा कार्बन का अखराज है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इससे पहले G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। यह कॉन्फ्रेंस इटली के दारुल हुकूमत रोम में हुई। G20 समिट के बाद एक डिक्लेरेशन जारी किया गया जिसमें रुकन मुल्कों ने इस बात से इत्तेफाक किया कि वो पूरी दुनिया में वैक्सीन की बराबर तकसीम के लिए काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई आलमी लीडर से मुलाकातें की। उन्होंने इतवार को स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म और जर्मन चांसलर से मुलाकात की और आपसी मामलात के अलावा कई आलमी और इलाकाई मसाइल पर बातचीत की।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका वियना बातचीत शुरू करने के लिए ईरान की हौसला अफजाई कर रहा है। G20 कॉन्फ्रेंस के मौके पर रोम में खिताब करते हुए बाइडन ने ये बात कही। उन्होंने बातचीत के ताल्लुक से जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के नुक्ता नज़र की तायीद की। बाइडन ने ईरान से कहा कि वो बातचीत के लिए संजीदगी का मुजाहरा करे। अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान को न्यूक्लियर डील में वापस लाने के लिए बातचीत कर रहा है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका बरतानिया और जर्मनी और फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है। CNN से बातचीत करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि हम ये नहीं जानते कि क्या ईरान बामकसद तरीके से बातचीत में हिस्सा लेना चाहता है। अगर ईरान ऐसा नहीं चाहता तो हम दूसरे ऑप्शंस पर गौर करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर अमेरिका बातचीत के ताल्लुक से वाकई संजीदा है तो अमेरिकी सदर जो बाइडन को चाहिए कि वो फौरी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करें और न्यूक्लियर समझौते में वापस हो जाएं। वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि बाइडन के लिए यह मुमकिन है कि वो कल हुक्म जारी करें और ऐलान करें कि वो न्यूक्लियर समझौते में दोबारा शामिल हो रहे हैं, जिससे साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल गए थे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका संजीदा है तो उसे किसी बातचीत की ज़रूरत ही नहीं है। मिडल ईस्ट में तनाव के दरमियान अमेरिका के B-1B बमबार जहाज ने मिडल ईस्ट में उड़ान भरी। इस जहाज ने आबनाए हुर्मुज़ के आसमान पर उड़ान भरी। यह खलीज फारस का एक अहम रास्ता है जहां से 20% तेल गुजरता है। ईरान ने अफगानिस्तान में हालात बेहतर बनाने के लिए किसी भी कोशिश को वेलकम किया है, लेकिन कहा है कि वो किसी ऐसे यकतरफा मैकेनिज्म में शामिल नहीं होगा जिसे अमेरिका या कोई दूसरी ताकत अपने इख्तियारात को फलांगते हुए तैयार करे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने ये बात कही। लबनान के ताज़ा बहरान पर सऊदी अरब और हिजबुल्लाह के दरमियान तकरार हुई है। हिजबुल्लाह के अहदेदार ने कहा है कि लबनान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती बहरान की असल वजह यह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को यमन के मारीब शहर के हाथ से निकलने का डर है। हालिया अरसे में हूसियों और इत्तेहादियों ने मारीब में ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल की थीं। हिजबुल्लाह लीडर हाशिम सेली ने एक बयान में कहा कि यह सोचना वाजिबी नहीं है कि इस सिफारती बहरान का ताल्लुक लबनान के वज़ीर के रिमार्क से है, बल्कि से भी बड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है ये अहमियत रखता है। सऊदी अरब और खलीज फारस के दूसरे मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। वो लबनान और दूसरों की आवाज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो मुस्तकबिल में सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के खिलाफ उठेंगी। हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर ने कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस बहुत बेचैन हैं और शशोपंज का शिकार हैं। मारीब की आज़ादी के बाद उन्हें एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए MBS को यही डर सता रहा है। हाल ही में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों बहरीन और कुवैत ने लबनान से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया था। यमन के हूसियों के बारे में तबसरा करने वाले लबनान के वज़ीर जॉर्ज करदाही को हटाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि हूसी अपनी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब और UAE को यमन में जारह ताकतें करार दिया था। ये वीडियो उनके वज़ीर बनने से पहले का है जो हाल ही में मंजर आम पर आया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि लबनान में हिजबुल्लाह का गलबा असल मसला है। फैसल बिन फरहान ने कहा कि लबनान में हिजबुल्लाह का असर और रसूख कम करना चाहिए। उन्होंने G20 समिट के मौके पर अल अरबिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। सऊदी वज़ीर ने कहा कि लबनानी अपने मुल्क को वापस अरब दुनिया में उसकी जगह दिला सकते हैं जो अवेलेबल है। सऊदी अरब के शाह सलमान ने लबनान के सफ़ीरों को वापस भेजने और अपने सफ़ीरों को वापस बुलाने के लिए कुवैत और बहरीन की तारीफ़ की। उन्होंने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा से बातचीत की और उनकी तारीफ़ की। अल सबा ने इस मौके पर कहा कि उनके मुल्क का फ़ैसला GCC मुल्कों के इत्तेहाद का सबूत है और हमारे अवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात का इजहार है। शाह सलमान ने बहरीन के शाह हम्माद से भी बातचीत की और उनका भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये बात दोहराई कि दोनों बिरादर मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब की फौजी इत्तेहाद ने दावा किया है कि मारीब शहर में ताज़ा बमबारी में जो पिछले कुछ दिनों में हुई 218 हूसी हलाक हो गए। बताया गया कि ये हमले 11 अक्टूबर के बाद से किए गए हैं। इथियोपिया के तिग्रे इलाके की अलहदगी पसंद फोर्सेस ने एक अहम शहर पर कब्जा कर लिया है। इन अलहदगी पसंदों की मरकजी फ़ौज के साथ लड़ाई हो रही है और मिल्चा टाउन पर कब्जा तिग्रे फाइटर्स की अहम कामयाबी है।
برطانیہ نے فرانس پر مچھلیاں پکڑنے کے حقوق کے بارے میں ایک تنازع کو حل کرنے کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت دیا ہے۔ برطانیہ کی وزیر خارجہ لیز ٹروس نے کہا کہ پیرس کا رویہ مناسب نہیں ہے اور وہ غیر واجبی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہوئے تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی۔ ان 93 یہودی آباد کاروں کو پولیس کی حفاظت حاصل تھی۔ یہ لوگ مغربی گیٹ سے مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور مسجد اقصی کے صحن میں کچھ رسومات ادا کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس طرح کے واقعات آئے دن پیش آ رہے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل کی ایک عدالت نے اس عمل کو درست قرار دیا تھا جس پر فلسطینیوں نے احتجاج کیا تھا۔ اس طرح کی کارروائیوں سے تناؤ بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان سمجھوتے کا اعلان کرنے والے مفتی منیب الرحمان نے کہا ہے کہ اس پر عمل کے لیے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ پیر کو اس کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اس بحران کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ نارتھ ایسٹ کی ریاست تریپورہ میں مسلمانوں اور مسجدوں پر حملوں کے بعد ریاست میں مسلمان خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کے واقعات کے بعد تریپورہ میں مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات پیش آئے تھے۔ بجرنگ دل اور دوسری ہندو تنظیموں نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کے خلاف ریلی نکالی تھی جس کے دوران مسجدوں اور مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں پر حملے کیے گئے تھے، جس کے بعد ریاست میں مسلمان کافی ڈرے سہمے ہیں۔ خاص طور پر اوناکوٹی اور نارتھ تریپورہ کے ضلعوں میں صورتحال بہت خراب ہے۔ متاثرہ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں کسی وجہ کے بغیر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کو بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے سپریم کورٹ کے وکیلوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی ایک ڈیلیگیشن نے تریپورہ کا دورہ کیا تھا اور متاثرین سے ملاقات کی تھی۔ اس ڈیلیگیشن کا کہنا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وشو ہندو پریشد کی نگرانی میں اسٹیٹ سپانسرڈ گڑبڑ کی گئی۔ ایک متاثرہ شخص عبدل نے بتایا کہ انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ کسی دوسرے گھر میں پناہ لی ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے گھروں میں رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ ایک دوسرے متاثرہ شخص معین نے بتایا کہ وہ 4 دنوں سے گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں، وہ بازار نہیں جا پا رہے ہیں، ان کے پاس ضروری سامان ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں اب کھانے کے لیے ترکاری بھی نہیں بچی ہے۔ یہ واقعہ 24 اکتوبر سے شروع ہوئے تھے اور 3 راتوں تک گڑبڑ ہوتی رہی۔ معین نے بتایا کہ وہ کام پر بھی نہیں جا پا رہے ہیں۔ مقامی لیڈرز نے بتایا کہ 22 اکتوبر کو بجرنگ دل نے ایک میٹنگ کی جس کے بعد یہ گڑبڑ ہوئی۔ ایک دوسرے متاثرہ شخص اکبر الدین نے بتایا کہ ہمارا ذہنی سکون غارت ہو چکا ہے، وہ سو نہیں پا رہے ہیں اور ان کے گھر پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ حکومت ان حملوں کی خبروں کو دبانا چاہتی ہے۔ سرکاری عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صرف ایک مسجد میں توڑ پھوڑ کی گئی اور 2 دکانوں کو آگ لگائی اور سوشل میڈیا پر ان واقعات کو بڑا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں درگا پوجا کے دوران قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعے پر گڑبڑ ہوئی تھی۔ اس گڑبڑ میں وہاں پر کم سے کم 7 لوگ مارے گئے تھے۔ اس گڑبڑ کے دوران مندروں اور ہندوؤں پر حملے کیے گئے تھے۔ بنگلہ دیش اور تریپورہ کے درمیان ایک لمبی سرحد ہے۔ تریپورہ کی بی جے پی حکومت پر صورتحال سے نمٹنے میں ناکامی کے لیے کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ ہندو تنظیموں کا کہنا ہے کہ تریپورہ میں گڑبڑ بنگلہ دیش کے واقعات کا جواب ہے، لیکن تریپورہ اور بنگلہ دیش کے معاملات میں فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں گڑبڑ کے بعد حکومت نے سخت کارروائی کی اور کم سے کم 450 لوگوں کو گرفتار کیا، جبکہ تریپورہ گڑبڑ میں حصہ لینے والے غنڈے اب بھی آزاد ہیں اور متاثرین ڈرے سہمے ہیں۔ 2013 میں نریندر مودی کی ایک ریلی کے موقع پر سلسلہ وار دھماکوں کے کیس میں 4 ملزمین کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اس کیس میں 2 کو عمر قید دی گئی اور 2 کو 10 سال اور 1 کو 7 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ کچھ دن پہلے اس کیس میں 9 ملزمین کو مجرم قرار دیا گیا تھا یا قصوروار پایا گیا تھا۔ NIA نے اس کیس کی تحقیقات کی۔ چارج شیٹ کے مطابق ملزمین نے نئی دہلی، چھتیس گڑھ اور اتر پردیش میں ہونے والی ریلیوں میں مودی کو نشانہ بنانے میں ناکامی کے بعد پٹنہ میں دھماکے کیے تھے۔ اس وقت مودی وزیر اعظم نہیں بلکہ گجرات کے چیف منسٹر تھے۔ NIA کی ایک عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ یہ سلسلہ وار دھماکے پٹنہ کے گاندھی میدان میں ہوئے تھے جن میں 6 لوگ مارے گئے تھے اور 90 زخمی ہوئے تھے۔ ان دھماکوں کے دوران 2 ملزمین امتیاز انصاری اور محمد طارق زخمی ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ بعد میں علاج کے دوران محمد طارق کی موت ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کے بیانات کی بنیاد پر بہار پولیس اور NIA نے بدھ گیا دھماکوں کے کیس کو بھی حل کیا تھا۔ گاندھی میدان کے پاس اس وقت 17 بم ملے تھے۔
इंडिया में 12,514 नए कोविड केस पाए गए। पिछले 24 घंटों में 251 मौतें भी हुई। वजारत सेहत ने अपने अपडेट में ये बात बताई। अब तक मुल्क में 106 करोड़ 34 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेस दिए जा चुके हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। दुनिया को बचाने का आखिरी मौका। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक्सपर्ट्स ने किया खबरदार। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के रास्तों पर गौर। न्यूक्लियर डील की बहाली के लिए यूरोपीय मुल्कों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने किया ऐलान। ईरान ने कहा संजीदा हैं तो बाइडेन समझौते में दोबारा शामिल होने का हुक्म जारी करें। लबनान बहरान पर हिजबुल्लाह और सऊदी अरब में तकरार। मुजाहिमती तंजीम ने कहा MBS को मारीब हाथ से निकलने का डर सता रहा है। सऊदी अरब ने कहा हिजबुल्लाह लबनान का असल मसला है। शाह सलमान ने की कुवैत और बहरीन के हुक्मरानों से बातचीत। इथियोपिया के तिग्रे में अलहदगी पसंदों ने अहम शहर पर कब्जा कर लिया। बरतानिया और फ्रांस में समंदरी हुदूद पर तनाज़ा। लंदन ने पेरिस को दिया 48 घंटों का अल्टीमेटम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला करने वाले हुकूमत के शिकंजे में। त्रिपुरा में हमला आवर आजाद। मुसलमान खौफ के साए में। पटना सिलसिलावार धमाकों के केस में 4 को सजाए मौत, 2 को उम्र कैद। NIA अदालत का फैसला। मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।